चलिए, कल मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा केपी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के क्लास को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। कल समझा था हमने कि भाव कैसे बनते हैं। पूर्वी क्षितिज पे हमें पहला भाव मिलता है, पहले भाव की डिग्री, वहां से फिर 30 डिग्री करते हुए हम सारे भाव बना लेते हैं। 1 से 6 तक के भाव हमारे अदृश्य हाफ और 7 से 12 तक के दृश्य हिस्से में चले जाते हैं। ये सब कल बात कर चुके, इसलिए अब दोबारा नहीं बता रहा कि पूर्वी क्षितिज से भाव लग्न कैसे उदय होता है। ये पराशरी सिस्टम है। केपी में क्या होता है, केपी में जब जातक का जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज पे ये बात सही है, पहला घर आता है, 7वां घर फिक्स हो जाता है जो डिसेंडेंट यानी कि पश्चिमी क्षितिज पे डूबता हुआ होता है। इसके बाद आपका 10वां घर और ठीक उसके सामने चौथा घर, ये चारों फिक्स रहते हैं। 10वां घर कहां से आता है मैं आपको बता देता हूं कि ये सिस्टम बनता कैसे है। ये बेसिकली क्या है कि सूर्य पथ, अब सूर्य पथ अपने आप में कोई पथ नहीं है, पृथ्वी से देखने पर सूर्य हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। ये बेसिकली वो रास्ता है। आपके लोकल टाइम की मेरिडियन अभी क्लियर करता हूं, वो जब इस सूर्य पथ को काटती है ऊपर कहीं आकाश में, उसको हम 10th हाउस कह देते हैं। ठीक है, तो 1 4 7 10 हमें फिक्स मिलते हैं। अभी आपको और क्लियर बता देता हूं। देखिए, पृथ्वी इस तरह से सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी और सूर्य एक तल में है, एक प्लेन में है। चूंकि पृथ्वी बेसिकली क्या है कि झुकी हुई है, 23 डिग्री अपने अक्षांश पर झुकी हुई है। इस झुके हुए होने की वजह से हमें सूर्य कभी ऊपर दिखता है, कभी नीचे दिखता है। तो बेसिकली हमें सूर्य पथ इस तरह से दिखता है, झुका हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में हम जिस हिस्से पर है वहां से कभी सूरज हमें ऊपर दिखेगा, कभी नीचे दिखेगा। तो ये हो गया आपका सूर्य पथ। ठीक है, ये टिल्टेड है, ये काल्पनिक रास्ता है सूर्य का। और इस रास्ते को जब आपका लोकल मीन टाइम का मेरिडियन काटता है तो वह आपका 10वां घर बनता है। कैसे? पृथ्वी पर आप कहीं तो होगे। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, आप कहीं तो होगे। मान लीजिए आप इस लाइन पे, इस पॉइंट पे हैं, या आप इस वाली लाइन पे हैं यहां। तो इस लाइन के ऊपर आकाश में इस लाइन को फिर से समझिए, अगर आप इस लाइन पे हैं तो इस लाइन को अनंत आकाश तक ऊपर ले जाइए। वो बिंदु जहां ये ऊपर जाके आकाश में अनंत आकाश तक ऊपर जाके आपके कांतिवृत्त या सूर्य पथ को काट देगी, क्रॉस करेगी जिस पॉइंट पे, वो कहलाएगा आपका 10वां घर। और इसलिए लाइन कौन सी है? आपके जन्म के समय का लोकल टाइम, घड़ी का समय नहीं, जन्म जिस शहर में हुआ वहां का लोकल टाइम क्या है, ये लाइन वो बताती है। इस लाइन को अनंत आकाश तक ले जाएंगे तो ये एक ऐसे बिंदु पे कहीं ना कहीं सूर्य पथ को काटेगी, वो आपका 10वां भाव निश्चित हो जाएगा। और ठीक इसके पीछे 180 डिग्री पे आपका चौथा भाव फिक्स हो जाएगा। तो केपी में आपको 1 4 7 10 भाव फिक्स हो जाते हैं जन्म के समय। अब आगे शुरू होता है कि आगे के भाव कैसे निर्धारित होते हैं। देखिए, मान लीजिए लग्न की डिग्री 1 डिग्री मेष राशि में आया और 10वां भाव कर्क की 1 डिग्री में आया। उदाहरण के लिए मैंने ये आसान से फिगर लिए हुए हैं, ये अंतर आ सकता है, अभी डिटेल में बताऊंगा। अब क्या है, हम क्या करते हैं पराशरी में, यहां से 30 डिग्री यानी 1 डिग्री वृषभ और 1 डिग्री मिथुन, ये हमारे क्या हो गए, पराशरी के भाव हो गए। ठीक है, 30 डिग्री के हम भाव बना देते हैं यहां से। चलिए, केपी क्या कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। केपी कहता है कि यहां से यहां तक की दूरी, डिग्री को 1/3 और 2/3 भागों में बांटो, यानी कि बराबर बराबर बांटो 2 हिस्सों में, और उसके बाद भाव का निर्धारण होगा। करके देख लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी का मतलब क्या है, मेष की 1 डिग्री से कर्क की 1 डिग्री, मतलब टोटल डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। तो केपी कहता है 90 डिग्री का 1/3 करो तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30 डिग्री।
ये आपके 12वें हाउस का कस्प आ गया। इसको अगर 2/3 करोगे तो आएगा 60 डिग्री, तो यहां 60 डिग्री पे आपका दूसरे भाव का कस्प आ गया, सॉरी 11वें घर का। तो अब अगर एक चीज सोचो, यहां 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो वही बात हो गई। पृथ्वी को गौर से समझो, पृथ्वी को घूमने में 30 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे एक राशि में। तो 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए। केपी कहता है नहीं, मुझे डिग्री को नहीं बांटना, मुझे डिग्री को नहीं बांटना। ये जो डिग्री आई है 90 डिग्री, ये कितना समय होगा घड़ी के हिसाब से? तो 90 डिग्री का मतलब होगा 6 घंटे। पृथ्वी 1 घंटे में, 2 घंटे में एक राशि तय करती है, यानी 2 घंटे में 30 डिग्री चलती है, घूमती है। तो 6 घंटे में पूरी 90 डिग्री घूमेगी। केपी कहता है कि इस 6 घंटे को डिवाइड करो। तो 6 घंटे को भी करूंगा तो क्या होगा? यहां 2 घंटे, यहां 4 घंटे, मान लो कर लिया। तो 2 घंटे बाद पृथ्वी कितना घूमेगी? 30 डिग्री। उसके 2 घंटे बाद फिर 30 डिग्री। तो यहां 30 डिग्री होगा, यहां 60 डिग्री होगा। फर्क क्या आया? यहीं पे केपी का सिस्टम जो है वो कहता है रोको, ऐसे नहीं करना। तो कैसे करना है? ये बात तो सही है कि पृथ्वी 2 घंटे में 30 डिग्री ही घूमेगी, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। यहां तक तो मैं भी आपकी बात मानता हूं, लेकिन क्या गारंटी है कि यहां से 2 घंटे बाद वही राशि आएगी जो पराशरी में आप बता रहे हो, यानी कि 1 डिग्री वृषभ आएगी, 1 डिग्री टॉरस आएगी? इस बात की गारंटी क्या है? यहीं से शुरू होता है केपी का लॉजिक। अब वास्तविकता क्या है समझिए। राशियों के उदय होने में समय अलग अलग होता है। कुछ राशियां दीर्घोदय होती हैं, कुछ लघु या शॉर्ट असेंशन की होती है। जैसे अल्पोदय राशियां यानी शॉर्ट असेंशन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, ये राशियां उदय होने में 1.5 से 2 घंटे का समय लेती हैं। जी हां, ये राशियों को पूरा 0 से 30 डिग्री खत्म करने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। वहीं कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, ये राशियों को उदय होने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि हम मानते हैं कि हर 2 घंटे में एक राशि उदय हो रही है, पर वास्तविकता में कोई राशि 1.5 घंटे में उदय हो जाएगी, कोई राशि 2.5 घंटे में उदय हो जाएगी। और इसलिए अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में ही अगर आप कन्याकुमारी में हैं तो कन्या राशि 2 घंटे 10 मिनट में उदय होगी, और यही कन्या राशि दिल्ली में 2 घंटे 35 मिनट में उदय होगी। आपका जन्म स्थान कहां का है उस पर निर्भर करेगा कि राशि कितने समय में उदय हो रही है। मेष राशि यहां 1 घंटे 50 मिनट में उदय होगी, लेकिन दिल्ली में यही राशि 1 घंटे 25 मिनट में उदय हो जाएगी। इसका मतलब ये लॉजिक तो सही है कि 2 घंटे में जरूरी थोड़ी ना है कि सारी राशियां बराबर बराबर आए। मेष पहले उग जाएगी तो 2 घंटे बाद कोई दूसरी राशि मिलेगी हमको। ये सुनते से ही अब मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे विश्वास को धक्का लगता है कि फिर मैं इतने टाइम से पराशरी मैं कर क्या रहा हूं, ये सब तो गलत है। नियम तो ये कहता है, वास्तव में सच है। आप कहां, हां, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो दीर्घोदय राशि आपके लिए अल्पोदय बन जाएंगी, अल्पोदय दीर्घोदय बन जाएंगी। ठीक है, यानी कि मेरी जगह के हिसाब से राशियां कितने समय में उदय होंगी, उनका उदय काल अलग अलग होगा। तो मुझे 2 घंटे में एक राशि मान के काम करना पूरी तरह से गलत होना चाहिए। यानी पराशरी सिस्टम में मैं जो कर रहा हूं ये तो गलत है। तो मेरे साथ थोड़ी देर और रुको, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा था बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये आज का सेशन। हालांकि कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको मजा आएगा, आधार बहुत स्ट्रांग मिलेगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब समझ लेते हैं पहले केपी को आराम से कि क्या कर रहा है, हो क्या रहा है केपी में। अब मान के चलिए जन्म है 27 डिग्री मीन राशि का। ठीक है, एमसी मिड हेवन यानी 10th हाउस आपका बनता है मिथुन के 27 डिग्री।
कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने बराबर डिग्री ली हुई है ताकि 90 डिग्री निकल के आए, अन्यथा भारत की स्थिति में यह अंतर 80 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक हो सकता है। भारत की अलग अलग जगहों के हिसाब से लग्न की डिग्री से 10वें घर की डिग्री के बीच की दूरी 80 डिग्री से 100 डिग्री तक हो सकती है। मैंने यहां 90 डिग्री जान करके कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लिया है। तो कुल दूरी कितनी है? 90 डिग्री। केपी ने क्या कहा कि 90 डिग्री को घंटों में चेंज कर दो। मैंने कहा पृथ्वी 90 डिग्री घूमने के लिए 6 घंटे का समय लेगी। ठीक है साहब। केपी ने कहा 6 घंटे को पहले 1/3 कर दो, आंसर आएगा 2 घंटे। फिर कहा इसको 2/3 कर दो तो आंसर आएगा 4 घंटे। इसका मतलब पहले भाव का कस्प 2 घंटे की दूरी पर, और 12वें घर का कस्प 2 घंटे की दूरी पर, और 11वें घर का कस्प आपका 4 घंटे की दूरी पर मिलेगा। यहां तक ठीक है। अब देखो यहां से दिल्ली का जन्म है, जब मैं यहां से 2 घंटे देखूंगा तो राशि कौन सी मिलेगी? मुझे पता है दिल्ली में मेष राशि केवल 1 घंटे 25 मिनट में उदय हो जाती है, तो 2 घंटे बाद मेष राशि तो पूरी निकल गई होगी। लगभग लगभग 7-8 डिग्री वृषभ मिल सकती है आपको, टॉरस की वृषभ की 7 से 8 डिग्री कुछ शायद मिल जाएगी लगभग। तो आपका 12वें घर का कस्प क्या हुआ? आप कहोगे वृषभ का टॉरस का 7 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? 12वें भाव का कस्प है वृषभ राशि का 7 डिग्री। पहला घर है मीन का 27 डिग्री, दूसरा है 12वां है वृषभ का 7 डिग्री। मेष राशि किधर गई? मेष राशि गायब हो गई। कैसे, समझ में आया? क्यों गायब हो गई? क्योंकि 27 डिग्री मीन से 7 डिग्री टॉरस का मतलब है 7 और 3 10 और 30 40 डिग्री का एक भाव हो गया। यह भाव 40 डिग्री का हो गया, तो 40 डिग्री का भाव होने की वजह से इसमें मेष राशि पूरी तरह से शामिल हो गई और कस्प आया आपके पास वृषभ राशि का। और केपी सिस्टम के हिसाब से कस्प को ही भाव का स्टार्ट माना जाता है, तो अगर मेष का कस्प नहीं मिल रहा तो वो राशि गायब हो जाएगी। मेरा अगला भाव या पुराना भाव 12वां भाव वृषभ माना जाएगा। वृषभ की 7 डिग्री 8 डिग्री जो भी आएगा। ये समझ में आया आपको? भाव बड़े छोटे क्यों हुए? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां 90 डिग्री को विभाजित नहीं करता। मैं 90 डिग्री पूरा करने के लिए पृथ्वी को जो समय लगेगा उसको विभाजित करता हूं 2 घंटे 2 घंटे के इंटरवल पे, और फिर देखता हूं कि यहां से 2 घंटे बाद कौन सी पॉइंट होगा, क्योंकि हर राशि का उदय काल अलग अलग है। तो मेष राशि है, इसके बाद की राशि तो हो सकता है मेष इसके अंदर सिमट जाए, वृषभ आ जाए। अगर दीर्घकालिक है, कन्या राशि है, तो 2.5 घंटे बाद भी कन्या मिलेगी मुझे, तो यहां पे भी मुझे कन्या राशि का ही कोई हिस्सा मिलेगा। तो भाव कैसे बड़े छोटे होते हैं और राशियां कैसे गायब होती हैं केपी में, ये हमको समझ में आ गया। क्लियर है? चलिए, अब 2 चीजें हैं। पहला, सबसे जरूरी चीज, फॉर्मूला सॉल्व नहीं करा रहा, जरूरी है इसलिए दे रहा हूं। यहां से केपी के बारे में बहुत जरूरी चीज समझ में आएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, केपी प्रैक्टिस जो लोग कर रहे हैं उनमें से कईयों को नहीं पता होगा इस बारे में। पूरे फॉर्मूले में केवल एक चीज पे ध्यान रखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमने 10th क्लास 8th क्लास में पढ़े हैं, वो नहीं पढ़ना है। 10L, ये जो 10L लिखा है, L का मतलब है आपका लॉन्गिट्यूड, कहां आपका जन्म हुआ। भारत 23 डिग्री, 27 डिग्री, 24 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, कहीं तो पूरी पृथ्वी पर जन्म हुआ होगा। यहां मुझे वो वैल्यू लिखनी है, वो मान रखना है। जैसे 30 डिग्री पर जन्म हुआ आपका लॉन्गिट्यूड, तो 10 30 की वैल्यू आती है 0.577। 10 45 की वैल्यू आती है केवल 1। लेकिन जैसे ही 10 का मान 60 डिग्री 45 के बाद जैसे ही बढ़ता है, इसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है। 45 से 60 आते से ही 1.7 हो गई, और 60 से 75 आते से ही ये डबल हो गई, 2 गुना हो गई, 2 गुना से ऊपर हो गई। और अगर 10 की
30-60 की जगह आपका लॉन्गिट्यूड 90 हो जाए अक्षांश, तो इसकी वैल्यू आएगी अनंत, इन्फिनिटी, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। ये फॉर्मूला है काय का? केपी सॉफ्टवेयर जिस फॉर्मूले का उपयोग करता है कस्प निकालने के लिए, ये वो फॉर्मूला है जो आपके अक्षांश पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने अक्षांश 90 डिग्री डाल दिया तो फॉर्मूला बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। आगे समझिए, अगर आप इक्वेटर पे हैं, पृथ्वी के मध्य में हैं, तो tan की वैल्यू 0 है, सारे भाव लगभग बराबर होके आएंगे। भारत जैसे देशों में जहां 23 डिग्री का अक्षांश होता है, 0.42 की tan की वैल्यू आएगी, जिसमें भाव में थोड़ा बहुत अंतर आना शुरू होता है। जैसे ही आप यूरोप की तरफ बढ़ते हैं, जहां tan की वैल्यू यानी आपका लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री अक्षांश पहुंचता है, वहां वैल्यू आती है 1। यहां भाव के आकार में थोड़ा ज्यादा बड़ा छोटा होने का अंतर आपको दिखेगा। यहां तक तो ठीक है। जैसे ही आपका अक्षांश 66.5 डिग्री पहुंचेगा, आपने सॉफ्टवेयर में डालोगे 2.3 या फिर 66.5, यहां से ये फॉर्मूला फेल होना शुरू कर देगा, इसको गड़बड़ महसूस होगी। 80 डिग्री के अक्षांश पर आने के बाद भाव एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, भाव ही सिकुड़ जाएंगे, राशियां की बात छोड़ो। 89-90 पे आने पे तो आपका सॉफ्टवेयर या कैलकुलेटर गलती दिखा देगा कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ये मेरे बस के बाहर की बात है। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग आर्कटिक के ऊपर हैं, यानी जो 70 डिग्री 75 डिग्री के आसपास रहने वाले लोग हैं, केपी से उनकी कुंडली नहीं बन सकती, चूंकि भाव सिकुड़ जाते हैं। भाव इतने पास पास आ जाएंगे कि 5-6 राशि एक ही भाव में घुस जाएगी, भाव के बीच की दूरियां ही खत्म हो जाएंगी। और इसीलिए ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये तुरंत किसी और सिस्टम पर चला जाएगा, समान हाउस डिस्ट्रीब्यूशन, एकल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन या श्रीपति पद्धति पर चला जाएगा। लेकिन केपी सिस्टम 70 डिग्री 75 डिग्री पर रहने वाले, अक्षांश पर रहने वाले लोगों की कुंडली नहीं बना सकता। चलिए आते हैं दूसरी चीज पे। अब मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा मैं पराशरी में गलत कर रहा हूं, ठीक है भाई, मान लिया। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अलास्का का एरिया, कनाडा का उत्तरी एरिया, रूस का कुछ एरिया, ठीक है, या नॉर्वे का एरिया जहां महीनों तक सूरज बना ही रहता है, ये सॉफ्टवेयर नॉर्वे के ऊपर के एरिया में, कनाडा के उत्तरी ध्रुवों के एरिया में, वहां कुंडली बना ही नहीं सकता। तो क्या वो सिस्टम सही है जो पूरी पृथ्वी के लोगों की कुंडली नहीं बना सकता? तो ये गलत हुआ सिस्टम? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, बहुत से लोग मिलेंगे जबरदस्ती, केपी अच्छा है ना, पराशरी अच्छा है, भृगु अच्छा है, जेमिनी अच्छा है, लाल किताब अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं होता। और हर सिस्टम की एक सीमा है। मैं आपको यहां केपी की कमी नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं यहां सीमा होती है, लिमिटेशंस है। हर सिस्टम की एक लिमिटेशन है, यहां केपी गलत नहीं हो जाता। पृथ्वी पर 800 करोड़ लोग हैं, जो एरिया के मैंने नाम लिए, वहां पॉपुलेशन है किसी की 2500 की, किसी की 5000 की, किसी की 10,000 की, 50, 60, 70 हजार लोग होंगे कुल मिला के जो ऐसे एरिया में रहते हैं। 800 करोड़ में इतने कम लोगों पे अगर ये चीजें नहीं काम कर रही तो सिस्टम खराब नहीं हो जाता। उसी तरह से हर सिस्टम की एक अपने दायरे हैं, एक सीमितता है। अब दूसरी बात करते हैं। अगर आपने शुरू कर दिया कि पराशरी सिस्टम में हम बराबर बराबर लेते हैं, ठीक है, तो ये तो गलत है, ये भ्रम दूर कर देता हूं। केपी ने मुझे कहा ये तो लग्न की डिग्री पूर्व में क्षितिज में उदय हो गई, ये 10वां घर है, ये 7वां है, ये 4था है, मुझे ध्यान से बताइएगा। इनको समय की अवधारणा से डिसाइड करेंगे कितना समय लगेगा और उस समय तक कौन सी डिग्री होगी। अच्छी बात है। तो मुझे फिर एक बात बताओ, फिर भाई पहला घर तो मान लिया पूर्व क्षितिज पे उदय हो रहा है, 10वें घर में समय की अवधारणा कहां चली गई, चौथे घर में समय की अवधारणा कहां चली गई? अगर आप समय की अवधारणा को मानते हो तो लॉजिक ये है कि ये जन्म हुआ,
यहां से हर भाव के 2-2 घंटे दो पहले तो, ठीक है। और अब देखो कि यहां से 2 घंटे बाद कौन सी राशि की डिग्री मिलेगी, चूंकि राशियों का उदय काल तो अलग अलग है, तो आपको जरूरी नहीं है बराबर राशियां मिले, तो अपने आप ही भाव, सारे भाव छोटे बड़े या राशियां मिल जाएंगी, गायब होंगी, अपने आप होगा सारे भाव में। अगर आप पूरी तरह से इस कुंडली को समय की अवधारणा से जोड़ते हो तो यह है समय की सही अवधारणा। ये कौन सा लॉजिक है कि 4 घर तो मैं फिक्स कर लूंगा, ठीक है, लेकिन बेचारे 12वें 11वें 8वें 9वें इन 8 घरों के ऊपर अत्याचार करूंगा ये कह के कि ये समय की अवधारणा से बंधे हैं। क्यों भाई, क्या लॉजिक है, सोचो। मतलब अब मैं इसका अगर लॉजिक ढूंढता हूं तो मुझे मिलता है कि ये केपी सिस्टम की अवधारणा है, केपी सिस्टम की मूलभूत अवधारणा है कि 10वां घर क्या माना जाएगा, ठीक है। उसी तरह पराशरी सिस्टम की अवधारणा है कि समभाव विभाजन किया जाएगा। तो अगर यह अवधारणा आप नहीं मानते तो यह अवधारणा कैसे मान सकते हो बिना किसी लॉजिक के? क्यों मानूं मैं मेरिडियन को और उसके टकराव को 10वां घर? समय की अवधारणा है तो पूरी कुंडली समय की अवधारणा से बनाओ। यहां तो समभाव विभाजन है तो सब कुछ समभाव विभाजन के हिसाब से हो रहा है। यहां मेरे कहने का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि केपी सिस्टम गलत है। देखिए मैं ये क्यों कह सकता हूं, आपको लगता होगा कि ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकली ये करके देखा है। जब मैं सीखता हूं मैं किसी चीज पे यकीन नहीं करता, मैंने पूरे घरों को 2-2 घंटे में बांट के देखा है कि मेरा क्वेश्चन होता है मैं क्यों मानूं, ये मेरा था पहले जब मैं सीखता था, तो मैंने यही किया, फिर पूरी कुंडली बनाई। अब ये बनाने में कितना टाइम लगा होगा मैं जानता हूं, ठीक है, लेकिन जब कुंडली बन के आई और एक नहीं 30-40 कुंडलियां बनाई, सब गड़बड़ बना, कुछ सही नहीं आया, तो मैं समझ गया कि जो मैं सोच रहा हूं कि पूरी समय की अवधारणा के साथ जाना चाहिए ही गलत है। यानी केपी की जो अवधारणा है कि ये एमसी होता है, इससे बनी हुई कुंडली ज्यादा अच्छी हुई साबित हुई, तो मैं इस अवधारणा को मानता हूं क्योंकि मैंने अपने हाथ से ये बना के देखा है। लेकिन अगर लॉजिक की बात करूं तो मैं इस चीज पे जा रहा हूं कि केपी में जो अवधारणा मानी गई है वो सही है, अवधारणा सही है क्योंकि मैंने करके देखा है। उसी तरह से पराशरी में मैंने इसको, ये जरूरी नहीं कि मैंने इसको पहला भाव माना, यकीन मानिए मैंने ये सोचा कि पूर्व पे जस्ट उगता हुआ साइन, उगती हुई राशि मेरे जीवन पे ज्यादा प्रभाव डालेगी या ऊपर वाला राशि ज्यादा प्रभाव डालेगी। मैंने इसको पहले घर मान के कुंडलियां बनाई हैं, मैंने इसको पहला घर मान के कुंडलियां बनाई हैं, मैंने डिसेंडेंट को भी बना लिया। जा क्या रहा है बना के देखने में, एक्सपेरिमेंट करने में? किसने कहीं लिखा तो नहीं है कि नहीं कर सकते। चौथे भाव को छोड़ के मैंने सब, चौथा भाव मां का भाव होता है, मां से पंगा कौन लेगा ठीक है, मजाक है। मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली करके देखा कि करके देखते हैं क्या फर्क आता है। यकीन मानिए पराशरी की अवधारणा भी बिल्कुल सही है। आप किसी और भाव को फर्स्ट हाउस लेके बनाएंगे, सब गड़बड़ आएगा, कुछ भी मैच नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब आप अवधारणा को सही मानना पड़ेगा। हाँ, आपको रिसर्च करनी है तो इस बात पे कीजिए कि ये अवधारणा के पीछे का आधार क्या है, क्यों एमसी को 10वां घर मानेंगे। मैं इलॉजिकली अपने अज्ञान की वजह से ये नहीं कह सकता कि ये गलत है, क्यों मान लिया। हाँ, मैं ये जानने की कोशिश कर सकता हूं। उसी तरह ये मैं क्यों बता रहा हूं, कई ज्ञानी मिलेंगे फट से आके बोलेंगे अरे केपी सटी के केपी अच्छा है, कुछ मिलेंगे पराशरी अच्छा है। ऐसे लोगों को पता भी नहीं है कि भाव बन कैसे रहे हैं, एमसी माना क्यों गया है, समभाव विभाजन कर क्यों रहे हैं, किन जगहों पे केपी काम नहीं कर, कुछ नहीं पता, बस यूं ही हवा में पढ़ लिया। ऐसा आप मत करिएगा। समझ पा रहे भाव कैसे बनते हैं केपी में, हमने समझ लिया। और क्या सीमा जी, है ना, अब तो कोई आपको डाउट नहीं है कि पृथ्वी गोल नहीं है इसलिए हम अलग अलग भाव छोटे बड़े, ओके ठीक। उद्देश्य एक ही है, सारे सिस्टम अपने आप में अच्छे हैं, ठीक है, हर एक की अपनी अवधारणा है और हर एक की अपनी लिमिटेशन है। समझो, बिलियन डॉलर्स की रिसर्च, करोड़ों की मशीनरियां, 10-10 साल की डिग्रियां और 20-20 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आज भी मरीज है तो 10-10 साल से दवाई खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। आपके आसपास ही होंगे। तो क्या मेडिकल साइंस खराब हो गया, बेकार है?
नहीं, इसकी अपनी लिमिटेशन है भाई, इसकी अपनी सीमाएं हैं। तो जिसके पास दुनिया में सैकड़ों बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तमाम पैसा खर्च किया जा रहा है, करोड़ों लोग लगे हुए रिसर्च में, जब उसकी लिमिटेशन हो सकती है तो मुझे मिल क्या रहा है? एक पेपर, बस ये। इसकी लिमिटेशन नहीं होगी। वो भी पता नहीं कौन सी सदी में लिखे हुए ट्रांसलेशन हमको करके मिले, सही है, ठीक है, नहीं है। समझ पा रहे हो? अच्छा बुरा बोलने वाले से दूर ही रहो, ठीक है? उनको करने दो जो कर रहे हैं। सिस्टम कोई खराब नहीं है, सारे सिस्टम अच्छे हैं। आपको उनकी अवधारणाओं को मानना पड़ेगा। प्रश्न पूछना आपका हक है, और उस प्रश्न को कि एमसी क्यों माना, ये ढूंढो। इस पर सवाल मत उठाओ। अगर इस पर सवाल वही उठा सकता है जो अपनी अवधारणा बना सकता है, करो कोशिश, कोई दिक्कत नहीं है। मत मानो जैसे मैंने ट्राई किया, मैंने सबको 2-2 घंटे माना। तो आप अपनी अवधारणा नई बनाओ और चेक करो कि क्या ये काम करता है, नहीं कर रहा, हटा दो, दूसरी लाओ। इस पे तब तक क्वेश्चन मत उठाओ जब तक आप कुछ और नया या ठीक नहीं ला पाओ। ठीक है, चलिए। सेशन आज के कोर्स में था नहीं, वैसे भी लंबा हो गया है, एडजस्ट कर लेंगे इस टाइम को। क्लियर है अभी केपी के बारे में चीजें? चलो।